हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूरेका क्लासेज में। आज की क्लास में अपन स्टार्ट करने वाले हैं 12th क्लास की फिजिक्स की एक नई जर्नी कि जिसमें अपन कंप्लीट एनसीईआरटी जो है 12th क्लास की वो कवर करेंगे। तो आज की क्लास में अपन देखेंगे कि 12th क्लास का अपना क्या सिलेबस रहेगा, ठीक है। और फिर अपन पहला जो चैप्टर होगा वो आज अपन स्टार्ट करेंगे और पहले चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन आज की क्लास में अपन करने वाले। तो स्टार्ट करते हैं क्लास में। तो सबसे पहले देखो, अपना जो 12th क्लास की जो फिजिक्स है उसमें टोटल अपने 14 चैप्टर चलेंगे। कितने चैप्टर चलेंगे? 14 चैप्टर। पहला जो चैप्टर है वो है अपना विद्युत आवेश व क्षेत्र। पहला जो चैप्टर वो क्या है? विद्युत आवेश व क्षेत्र। दूसरा चैप्टर वो क्या है? स्थिर विद्युत विभव व धारिता। तीसरा जो चैप्टर है वो क्या है? विद्युत धारा। चौथा चैप्टर वो क्या है? गतिमान आवेश व चुंबकत्व वाला। पांचवा जो चैप्टर है वो क्या चलेगा? अपना चुंबकत्व व द्रव्य का। छठा जो चैप्टर है वो है अपना विद्युत चुंबकीय प्रेरण। उसके बाद में सातवां जो चैप्टर है वो चलेगा अपने प्रत्यावर्ती धारा का। आठवां जो चैप्टर है वो चलेगा अपना विद्युत चुंबकीय तरंग। तो यहां से लेके पहले चैप्टर से लेके आठवां चैप्टर जो है यहां तक अपना हो गया फिजिक्स का पहला पार्ट फर्स्ट। यानी कि 12th क्लास की जो फिजिक्स है उसको अपन दो पार्ट में करके पढ़ेंगे। पहला पार्ट में अपने को 8 चैप्टर पढ़ने, उसके बाद में 9 से लेके 14 तक के जो चैप्टर है, यानी कि 9वां चैप्टर आपका आ गया किरण प्रकाशिकी, फिर तरंग प्रकाशिकी, फिर आपका विकिरण एवं द्रव्य की द्वितीय प्रकृति, उसके बाद में परमाणु, उसके बाद में नाभिक और अर्धचालिक एवं इलेक्ट्रॉनिक। ये अपन पढ़ेंगे पार्ट सेकंड में। कौन से में पढ़ेंगे? पार्ट सेकंड में। अब देखो, मैं इन सभी चैप्टरों को अपन देखेंगे कि कौन सा चैप्टर फिजिक्स की कौन सी ब्रांच के अंदर आएगा, ठीक है। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं कि पहला जो पार्ट है वो पार्ट लगभग अपना आता है, फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसको अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर अपन इन सभी चैप्टरों को पढ़ते हैं। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में अपन पूरा इलेक्ट्रॉन के बारे में और मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ने वाले। तो इसमें आपने देखा होगा कि पहला चैप्टर देखो विद्युत आवेश व क्षेत्र, दूसरा देखो स्थिर विद्युत विभव व धारिता, फिर विद्युत धारा, फिर गतिमान आवेश व चुंबकत्व। यानी कि कुछ चैप्टर हैं जिसमें अपन चुंबकत्व के बारे में या मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे, कुछ चैप्टर उसमें अपन इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे, विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, विद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, इसके भी अपन 2 पार्ट करते हैं। कितने पार्ट करते हैं? 2 पार्ट कर देते हैं। एक होती है अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और एक हो गई इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और एक हो गई इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब स्थिर विद्युतिकी और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स मतलब गतिक विद्युतिकी। देखो, अब देखो, स्थिर विद्युतिकी का मतलब क्या हुआ कि अपन ये जो फिजिक्स की ब्रांच है स्थिर विद्युतिकी, अपन इसमें इलेक्ट्रॉन यानी कि किसका अध्ययन करेंगे? इलेक्ट्रॉन का। लेकिन किस अवस्था में करेंगे? इसका करेंगे स्थिर अवस्था में। स्थिर अवस्था में, इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या स्थिर विद्युतिकी क्या हो गई? यानी कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर अपन स्थिर इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज का या इलेक्ट्रॉन की स्थिर अवस्था का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। तो उसको अपन क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहेंगे। अब अगर इलेक्ट्रॉन की गतिक अवस्था में इलेक्ट्रॉन क्या करने लग जाए? मोशन करने लग जाए। क्या करने लग जाए? मोशन। यानी कि इलेक्ट्रॉन जब मोशन करेगा तब उसमें क्या गुण आएंगे, ठीक है ना, क्या इफेक्ट आएगा, उसकी जो अध्ययन करेंगे उसको अपन क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कहते हैं। अब देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अपन कौन से चैप्टर पढ़ने वाले हैं? इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन जब स्थिर अवस्था में होता है, किस अवस्था में हो? इलेक्ट्रॉन स्थिर अवस्था में हो, तब उसमें क्या क्या गुण आएंगे, तो उन सभी का अध्ययन जिनके अंदर करेंगे उसको अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहेंगे। तो देखो, इसमें पहला ही चैप्टर देखो, पहला चैप्टर क्या है? विद्युत आवेश व क्षेत्र। यानी कि इलेक्ट्रॉन किसके बारे में अपन बात करने वाले हैं? चार्ज, इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करने वाले। उसके बाद में सेकंड चैप्टर देखो स्थिर विद्युत विभव। यानी कि इसमें यानी कि पहला और दूसरा जो चैप्टर है वो अपन किसके अंदर पढ़ने वाले हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर पढ़ने वाले हैं। किसके अंदर पढ़ने वाले हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यानी कि पहले और दूसरे चैप्टर में इलेक्ट्रॉन को मूव
नहीं करवाना। यानी कि पहले और दूसरे चैप्टर में अपन इलेक्ट्रॉन को स्थिर रखेंगे और स्थिर रखकर उसकी सभी प्रॉपर्टीज का अपन स्टडी करेंगे, ठीक है। उसके बाद में इलेक्ट्रॉन को क्या करवा देंगे अपन, मूव करवा देंगे। इलेक्ट्रॉन को क्या करवाएंगे, मूव करवाएंगे। जैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तब अपन पढ़ेंगे, उसके बाद में विद्युत धारा पढ़ेंगे, ठीक है। फिर और उसको अगर अपन आगे के चैप्टर में देखें तो देखो गतिमान, आवेश व चुंबकत्व, यानी कि अब आवेश को अपन ने क्या करवा दिया, गतिमान करवा दिया, तब उसमें चुंबकत्व की जो प्रॉपर्टी आएंगी वो आ गया। फिर इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन वाला EMI वाला आ गया, उसके बाद में अल्टरनेटिंग करंट आ गया, फिर आ गया अपना विद्युत चुंबकीय तरंग आ गया। तो ये जो पार्ट है वो यहां से लेके ये लगभग किसका पार्ट है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को कितने भाग में डिवाइड करके पढ़ेंगे, 2 भाग में। कौन से में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़ेंगे, यानी कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें क्या हो, इलेक्ट्रॉन की अपन किस अवस्था में अध्ययन करें, स्थिर अवस्था में अध्ययन करें, तो वह शाखा क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या फिर स्थिर विद्युत की कहलाती है। उसके बाद में अगर इलेक्ट्रॉन की गतिशील अवस्था में उसका अध्ययन करते हैं तो भौतिक विज्ञान की उस शाखा को अपन क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कहते हैं, ठीक है। तो ये बात समझ में आई। उसके बाद में जो अपने 2 चैप्टर आएंगे ऑप्टिक्स के। 2 चैप्टर किसके हैं, ऑप्टिक्स के। अब ऑप्टिक्स क्या होती है, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें अपन किसका अध्ययन करते हैं, प्रकाश तथा उसके फिनोमिनाज का जिसमें अध्ययन करते हैं, उस विज्ञान या उस शाखा को अपन क्या कहते हैं, ऑप्टिक्स कहते हैं। तो ऑप्टिक्स के अंदर अपन कितने चैप्टर पढ़ेंगे, 2 चैप्टर पढ़ेंगे। एक अपना रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे और एक अपना क्या पढ़ेंगे, वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। उसके बाद में 3 चैप्टर हैं मॉडर्न फिजिक्स के। कौन से, इसमें आपका रेडिएशन वाला, ठीक है। 3 चैप्टर किसके हैं, मॉडर्न फिजिक्स के हैं, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स में आपका विकिरण एवं द्रव्य की द्वितीय प्रकृति वाला आ गया। उसके बाद में परमाणु और नाभिक। तो ये जो तीनों चैप्टर हैं आपका, ये जो तीनों चैप्टर हैं वो किसके हिस्से होंगे, मॉडर्न फिजिक्स के। किसके होंगे, मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत। फिर लास्ट वाला जो चैप्टर है वो फिजिक्स की एक ब्रांच है, इलेक्ट्रॉनिक्स। फिजिक्स की एक ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके अंदर अपन कौन सा पढ़ेंगे, अर्धचालक एवं इलेक्ट्रॉनिकी वाला चैप्टर पढ़ेंगे। तो अपन पहले चैप्टर विद्युत आवेश से स्टार्ट करेंगे और कहां पे खत्म करेंगे इस सीरीज को, अर्धचालक एवं इलेक्ट्रॉनिकी पर अपन क्या करेंगे, खत्म करने वाले। तो ये जो सिलेबस है ये अपना 12th क्लास का पूरा एक बार अपन ने मोटा सिलेबस देख लिया कि इसमें अपने को 14 चैप्टर पढ़ने हैं। कौन से चैप्टर वो फिजिक्स की कौन से ब्रांच के अंतर्गत आते हैं। अब देखें कि ऑल ओवर ये जो 14 चैप्टर हैं इनका अपना बोर्ड के एग्जाम में जो वेटेज रहेगा वो कितने का रहेगा, 56 नंबर का रहेगा। कितने नंबर का रहेगा, 56 नंबर का इनका वेटेज रहेगा। अब देखो कौन सा चैप्टर कितना नंबर का रहेगा वो ब्लूप्रिंट के हिसाब से जब आ जाएगा, इस साल का नया जो ब्लूप्रिंट आएगा उसके हिसाब से अपन देख लेंगे, ठीक है। तो टोटल जो पेपर अपना होने वाला है वो 56 नंबर का आपका थ्योरी का पेपर होगा और 44 नंबर के आपका क्या होगा, प्रैक्टिकल होता है। क्या होता है, प्रैक्टिकल। तो इस प्रकार से कितने नंबर हो गए आपके, 100 मार्क्स हो गए, ठीक है। तो अब अपन स्टार्ट करेंगे क्या कि अपन इसका पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र, ठीक है। ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार बता दूं कि 11th क्लास की जो अपनी फिजिक्स है और 12th क्लास की जो फिजिक्स है उनमें क्या अंतर होने वाला है। तो देखो 11th क्लास की जितनी भी फिजिक्स अपन पढ़ते हैं तो 11th क्लास की फिजिक्स में अपन ने पढ़ा, मोशन ऑफ कार पढ़ा, मोशन ऑफ पेंडुलम पढ़ा, फ्लूइड डायनेमिक्स पढ़ी अपन ने, यानी कि द्रव्य की गति पढ़ी, ठीक है, द्रव्य के फिनोमिनाज देखे और वेव इन स्ट्रिंग, रस्सी में अपन ने तरंग देखी। तो 11th क्लास की फिजिक्स में जितने भी टॉपिक अपन ने पढ़े, जितनी भी थ्योरी पढ़ी, तो उन सभी टॉपिकों को, उन सभी ऑब्जेक्ट को अपन क्या कर सकते थे, अपनी आंखों से देख सकते थे। लेकिन 12th क्लास की फिजिक्स में आप देखो, सबसे पहले आपको किसके बारे में पढ़ना है, किसके बारे में पढ़ोगे, विद्युत आवेश या इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ोगे कि इलेक्ट्रॉन की स्पीड, इलेक्ट्रॉन का मास। तो क्या इलेक्ट्रॉन को अपन आंखों से देख सकते हैं, नहीं देख सकते। उसके बाद में अपन क्या पढ़ेंगे, चुंबकत्व वाला या चुंबकीय क्षेत्र। क्या चुंबकीय क्षेत्र को देख सकते हैं, नहीं देख सकते। उसके बाद में परमाणु आ गया, क्या परमाणु को आंखों से देख सकते हैं, नहीं देख सकते। उसके बाद में नाभिक आ गया, क्या नाभिक को देख सकते हैं, नहीं देख सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि 11th क्लास की जितनी भी फिजिक्स थी उसमें अपन बड़े बड़े पिंडों की बात करते हैं और 12th क्लास की जो 80 to 90% जो फिजिक्स है वो क्या है, एक प्रकार से देखी जाए तो क्वांटम फिजिक्स है। क्वांटम का मतलब क्या हुआ, छोटे छोटे पार्टिकलों के बारे में अपन क्या करते हैं,
अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। छोटे छोटे पार्टिकलों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो 12th क्लास की जो फिजिक्स होगी वो पूरी की पूरी किस पे होगी, इमेजिनेशन पे होगी। किस पे होगी, इमेजिनेशन पे, कि पूरी आवेश जा रहा है, कि अपन को बताया जाएगा कि आवेश इस प्रकार से गति कर रहा है, इतनी स्पीड से जा रहा है, तो अपने को विजुअलाइज करना है, अपने को इमेजिन करना है कि वो जा रहा है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से जा रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो सारी की सारी चीज़ें अपने को क्या करनी है, विजुअलाइज करनी है कि कौन सा जो ऑब्जेक्ट है, या इसमें किसी भी ऑब्जेक्ट को अपन क्या नहीं देख सकते हैं, आंखों से नहीं देख सकते हैं। हाँ, तो अब देखो अपन क्या करने वाले हैं। अब अपन देखेंगे पहला चैप्टर अपन स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि ये अपना सिलेबस हो गया। अब अपन पहला जो चैप्टर है विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र, वो चैप्टर अपन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो अपन देखेंगे विद्युत आवेश व क्षेत्र वाले चैप्टर में अपने को कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, तो वो चीज देखने वाले हैं। उसके बाद में अपन अपना चैप्टर क्या करेंगे, स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखो, जैसे सबसे पहले विद्युत आवेश व क्षेत्र में अपने को पहला ही टॉपिक अपने को क्या पढ़ना है, पहला टॉपिक देखो विद्युत आवेश। तो पहला टॉपिक क्या पढ़ेंगे, इसमें आवेश पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, आवेश के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में दूसरा जो टॉपिक है वो अपन क्या पढ़ने वाले हैं, आवेश के गुणधर्म पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक क्या होगा, आवेश के गुणधर्म। उसके बाद में तीसरा जो टॉपिक होगा वो अपना क्या होने वाला है इस चैप्टर का, कूलाम का नियम। चौथा जो चैप्टर होने वाला है वो क्या होने वाला है, चौथा जो टॉपिक होने वाला है वो क्या होने वाला है, विद्युत क्षेत्र। चौथा टॉपिक क्या हो गया इसका, विद्युत क्षेत्र हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या होने वाला है, विद्युत फ्लक्स। क्या होने वाला है, विद्युत फ्लक्स का होने वाला है। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या होने वाला है, विद्युत फ्लक्स के बारे में अपन, विद्युत फ्लक्स के बारे में कौन सा पढ़ेंगे, विद्युत फ्लक्स के बारे में अपन पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। विद्युत द्विध्रुव पढ़ेंगे, विद्युत ध्रुव की भी प्रॉपर्टी, विद्युत ध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, फिर विद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या होता है, सारी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। उसके बाद में अपन विद्युत द्विध्रुव को कहाँ पे रखेंगे, एक समान बाह्य क्षेत्र में रखेंगे। तो एक समान बाह्य क्षेत्र में, एक समान बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव, एक समान बाह्य क्षेत्र में किसको रख दें, द्विध्रुव को रखेंगे। तो उसमें क्या क्या चेंजमेंट आएगा वो उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे सतत आवेश वितरण के बारे में। सतत आवेश वितरण, सतत आवेश वितरण में मतलब रेखीय सतत आवेश वितरण, क्षेत्रफल के हिसाब से क्षेत्रीय आवेश वितरण, वॉल्यूम सरफेस या वॉल्यूम वाला जो होगा यानी कि आयतन आवेश वितरण, ये सारी चीज़ें अपन पढ़ने वाले। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे गाउस का नियम। गाउस का नियम, और सबसे लास्ट में अपन पढ़ेंगे गाउस के नियम के अनुप्रयोग। गाउस के नियम के अनुप्रयोग। तो पहला जो चैप्टर है अपना कौन सा चैप्टर, विद्युत आवेश व क्षेत्र। तो इस चैप्टर में अपने को कितने टॉपिक पढ़ने हैं, पहला सबसे पहले अपन किसके बारे में पढ़ेंगे, आवेश। आवेश क्या होता है, बहुत ही बेसिक से, बहुत ही जीरो लेवल से अपन इसको समझेंगे। उसके बाद में आवेश कितने प्रकार के होते हैं वो देखेंगे। उसके बाद में आवेश की प्रॉपर्टीज, आवेश के गुणधर्म देखेंगे। उसके बाद में कूलाम का नियम अपन पढ़ेंगे। आवेश के गुण, कूलाम के नियम से पहले अपन आवेशन की विधियां देखेंगे कि किसी भी पदार्थ है तो उसको कितने प्रकार से अपन चार्ज कर सकते हैं या उसको आवेशित कर सकते हैं, वो चीज़ देखेंगे। कूलाम के नियम के बाद में अपन विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे। उसके बाद में इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ेंगे। फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल को अपन किस में रखेंगे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, तब उसमें क्या क्या चेंजमेंट आएगा वो सारी चीज़ें देखेंगे। फिर अपन पढ़ेंगे अपना कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। उसके बाद में अपन क्या पढ़ेंगे, गाउस लॉ पढ़ेंगे। उसके बाद में गाउस के नियम के अनुप्रयोग या एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉज पढ़ेंगे। ये
ये टॉपिक है वो अपन पहले चैप्टर में कवर करने वाले। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं आवेश के बारे में कि आवेश क्या होता है। तो अब अपन अपना एनसीईआरटी का पहला चैप्टर ले रहे हैं, विद्युत आवेश व क्षेत्र। विद्युत आवेश व क्षेत्र में सबसे पहले अपन किसके बारे में पढ़ेंगे? आवेश के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? आवेश के बारे में, कि आवेश क्या होता है, किस प्रकार से आवेश की खोज है वो किसने की, उसका थोड़ा सा अपन देखेंगे कि किसने खोज की, उसकी हिस्ट्री देखेंगे थोड़ा सा। तो देखो, सबसे पहले आवेश के बारे में बताया जाता है, अपनी एनसीईआरटी में दे रखा है कि आवेश है उसकी खोज 600 ईस्वी पूर्व एक ग्रीक जो देश है उसमें थेल्स नाम का व्यक्ति था, जिसने अंबर के टुकड़े को ऊन के कपड़े से रगड़ा, फिर उसने कुछ उसमें चेंजमेंट देखे, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, आकर्षित कर रहे थे। तो इस प्रकार से सबसे पहले थेल्स नाम के व्यक्ति जो 600 ईसा पूर्व आवेश की क्या कही उसने, यानी कि उस आवेश के बारे में उसने बताया कि एम्बर का टुकड़ा लिया, उसको अगर ऊन के कपड़े से अपन रगड़ते हैं तो वो एक दूसरे को बाद में आकर्षित करते हैं। या फिर और छोटे फिनोमिना अपन ने बहुत बार देखे हैं कि जैसे कोई अपन ने स्केल ली, प्लास्टिक की स्केल ली, प्लास्टिक की स्केल को अपन ने अपने सूखे बालों से रगड़ते हैं ऐसे, तो रगड़ने के बाद जब अपन उसको छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेके जाते हैं तो वो छोटे छोटे टुकड़ों को क्या करता है? आकर्षित करता है। ठीक है, तो बहुत सारे फिनोमिना है। तो वो फिनोमिना क्यों होते हैं, उन सभी का रीजन क्या था? आवेश था। क्या था उसका रीजन? आवेश था। तो आज अपन सबसे पहले तो ये पढ़ेंगे कि आवेश है वो क्या होता है, किसे आप आवेश कहेंगे, कि किस प्रॉपर्टी को अपन आवेश कहते हैं। तो सबसे पहले आवेश की परिभाषा अगर अपन से पूछी जाए कि आवेश क्या है, तो आवेश की परिभाषा अपन क्या बताएंगे कि आवेश जो होता है वो किसी भी पदार्थ का क्या होता है? गुण होता है। यानी कि आवेश वो क्या भाई, जैसे कोई भी पदार्थ है, कोई भी पदार्थ का क्या है? एक गुण है। क्या है? गुण है। कि आवेश है वो किसी भी पदार्थ का एक फंडामेंट, या ऐसे बोल सकते हैं कि चार्ज इज द इंटेंसिव प्रॉपर्टी, यानी कि पदार्थ है जो आवेश है वो किसी भी पदार्थ का एक गुण है। कैसा गुण है? जिसके कारण क्या उत्पन्न होता है? आपका विद्युत क्षेत्र प्रभाव, उसके बाद में चुंबकीय क्षेत्र प्रभाव, और उसके बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो आवेश की परिभाषा कैसे बता सकते हैं? आवेश किसी भी पदार्थ का वह गुण होता है जिसकी वजह से विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो प्रभाव है वो क्या होता है? उत्पन्न होता है। उस गुण को अपन क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? उस गुण को आवेश कहते हैं। तो इसकी परिभाषा अपन अगर चाहें तो यहां पे लिख सकते हैं कि किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण विद्युत क्षेत्र, उसके बाद में चुंबकीय क्षेत्र और उसके बाद में विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न हो, उसे आवेश कहते हैं। उसे आवेश कहते हैं। तो आवेश क्या हो गया? किसी भी पदार्थ का, यानी कि कोई भी पदार्थ है उसका एक फंडामेंटल, इसको प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, मूलभूत गुण। जिस प्रकार से क्या होता है? द्रव्यमान होता है। क्या होता है? द्रव्यमान होता है। उसी प्रकार से क्या होता है? आवेश होता है। उसी प्रकार से क्या होता है? आवेश होता है। कि द्रव्यमान है, द्रव्यमान भी एक क्या है? किसी भी पदार्थ का एक मूलभूत गुण होता है। उसी प्रकार से आवेश भी क्या होता है? किसी भी पदार्थ का मूलभूत गुण होता है। लेकिन इसमें कुछ बेसिक डिफरेंस होते हैं कि द्रव्यमान होता है वो हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। लेकिन आवेश अपन देखेंगे कितने प्रकार के हो जाएंगे? पॉजिटिव और नेगेटिव प्रकार के। उसके बाद में और देखते हैं तो द्रव्यमान जो होता है वो स्पीड के साथ क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। जैसे एम, अब 11th क्लास में अपन ने पढ़ा है एम बराबर m0 √1 - v²/c²। लेकिन जो आवेश होता है वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है या वेग पे डिपेंड नहीं करेगा। तो ये कुछ इसमें अंतर हो गए। तो पदार्थ जो आवेश है वो क्या हो गया? किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं वो उत्पन्न होती हैं, या इनको अगर ये पैदा करे तो उस गुण को अपन क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेश। तो इसका मतलब एक बात अपने समझ में आ गई कि आवेश है एक प्रकार से आवेश कुछ भी नहीं, यानी कि आवेश इज नथिंग बट इट इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन। यानी कि आवेश है वो किससे संबंधित है? इलेक्ट्रॉन से संबंधित है। किससे संबंधित है? इलेक्ट्रॉन से संबंधित है। कौन? आवेश। तो अब अपन देखेंगे कि आवेश जो होता है या आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय तरंग किस प्रकार से उत्पन्न होती हैं। तो अगर अपन देखें कि जैसे मान लो
कि ये बात अपने समझ में आ गई कि विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होगा। लेकिन कैसे होगा, किस कारण से होगा, तो वो चीजें देखेंगी। तो सारी की सारी ये चीजें हैं, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और अपनी विद्युत चुंबकीय तरंग, ये किसके कारण उत्पन्न हो रही हैं? आवेश। आवेश का मतलब क्या बोले? इलेक्ट्रॉन बोल दे कि विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय तरंग है वो किसकी अवस्था पे निर्भर करती हैं? वो इलेक्ट्रॉन की अवस्था पे निर्भर करता है। किसकी अवस्था पे? इलेक्ट्रॉन की अवस्था पे निर्भर। तो यहां पे देखो अपन एक इंडेक्स बना रहे हैं, तो उसमें अपन देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन जब रेस्ट अवस्था में हो या विराम अवस्था में होगा तब कौन सा क्षेत्र बनेगा। अगर उसको अपन क्या करवाना स्टार्ट कर दें, एक नियत वेग से गतिशील करवा दें, तब कौन सा क्षेत्र बनेगा। और जब उसको ए एक्सीलरेशन से या ए त्वरण से क्या करवा दें, त्वरित करवा दें, तब कौन सा क्षेत्र बनेगा। तो इस छोटी सी चीज से अपनी तीनों की तीनों जो चीजें हैं वो क्लियर हो जाएगी। तो जैसे मान लो कि एक तो अवस्था ले लेते हैं, अवस्था ले ली, उसके बाद में विद्युत क्षेत्र, उसके बाद में चुंबकीय क्षेत्र, उसके बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अपन ले ली। तो अगर मान लो कि अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, स्थिर अवस्था में या स्थिर अवस्था में, किसमें है? रेस्ट में। जब इलेक्ट्रॉन जो होगा या जो आवेश होगा वो किस अवस्था में होगा? स्थिर अवस्था में हो, तब कौन सा क्षेत्र बनेगा? अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो किस अवस्था में हो? स्थिर अवस्था में, तब कौन सा क्षेत्र बनेगा? विद्युत क्षेत्र बनेगा। कौन सा क्षेत्र बनेगा? विद्युत क्षेत्र। क्या चुंबकीय क्षेत्र बनेगा? नहीं बनेगा। क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनेगी? नहीं बनेगी। उसके बाद में देखें कि अगर अपना जो इलेक्ट्रॉन है, जो चार्ज, वो किस अवस्था में आ जाए? नियत वेग से गतिशील करवा दें उसको। क्या करवा दें? नियत वेग से गतिशील, नियत वेग से गतिशील करवा दे, यानी कि v है वो क्या हो? कांस्टेंट हो। जब कोई भी चार्ज पार्टिकल क्या करेगा? नियत वेग से क्या करता है? गतिशील होता है। तो नियत वेग से गतिशील होगा तो अपना विद्युत क्षेत्र भी बनेगा, अपना चुंबकीय क्षेत्र भी बनेगा, लेकिन क्या नहीं बनेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं बनेगी। उसके बाद में अगर देखें, इसको क्या करवा दें? त्वरित करवा दें। क्या करवा दें? इसको त्वरित करवा दें। तो जब त्वरित करवाएंगे तो क्या बनेगा? विद्युत क्षेत्र भी बनेगा, क्या बनेगा? चुंबकीय क्षेत्र भी बनेगा, और क्या बनेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बनती है। तो यहां से अपने एक चीज बिल्कुल क्लियर हो गई कि जो तीन रीजन अपने पढ़े थे, तीन क्षेत्रों का जो प्रभाव पड़ा था, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय तरंग, तो ये अपने ये बात समझ में आ गई। ये किसकी अवस्था पे निर्भर करता है? ये डिपेंड करेगा कि जो आवेश है, जो अपना इलेक्ट्रॉन है, वो किस अवस्था में है। अगर वह स्थिर अवस्था में है तो केवल क्या बनेगा? अगर इलेक्ट्रॉन है वो स्थिर अवस्था में तो सिर्फ क्या बनेगा? विद्युत क्षेत्र बनेगा। अगर इलेक्ट्रॉन है वो नियत वेग से गतिशील है तो क्या बनेगा? विद्युत क्षेत्र भी बनेगा, उसके साथ क्या बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र भी बनेगा। अगर उसी चार्ज को अपन क्या करवा दे? एक्सेलरेट करवा दे, त्वरित करवा दे, ए त्वरण से उसको त्वरित करवा दे, तो अपना विद्युत क्षेत्र भी बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र भी बनेगा, और क्या बनेगा? विद्युत चुंबकीय तरंग भी बनेगी। तो ये चीज अपने समझ में आ गई कि आवेश की परिभाषा अपने देख ली कि किसी भी पदार्थ का वह गुण है, यानी कि चार्ज है या जो आवेश है वो किसी भी पदार्थ का वह गुण होता है जिसकी वजह से उसमें किसका गुण आ सकता है? विद्युत क्षेत्र का, या फिर इलेक्ट्रिक इफेक्ट आ सकता है, उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट आ सकता है, या फिर क्या पैदा हो सकता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा हो सकती है। तो ये सारी की सारी चीजें जिसकी वजह से पैदा होती हैं उसको अपन क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। तो आवेश की डेफिनेशन अपन ने देख ली। उसके बाद में अपन ने देखा कि विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो किस पे निर्भर करती हैं? वो निर्भर करेंगी चार्ज की या इलेक्ट्रॉन की अवस्था पे कि वो कौन सी अवस्था में। अगर वह विराम अवस्था में तो सिर्फ क्या बनेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। अगर वह वी वेग से या वी नियत वेग से, वेग क्या होना चाहिए? नियत होना चाहिए। अगर वह नियत वेग से गतिशील है तो वो विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है और उसके साथ क्या करेगा? चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। लेकिन अगर उसी इलेक्ट्रॉन को या उसी चार्ज को अपन क्या करवा दें? ए त्वरण से त्वरित करवा दें। क्या करवा दें? ए त्वरण से त्वरित करवा दें तो वह विद्युत क्षेत्र भी बनाएगा, चुंबकीय क्षेत्र भी बनाएगा, और क्या बनाएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बनाता है। तो ये चीज अपनी यहां से क्लियर हो गई। अब अपन देखेंगे कि आवेश अपन ने देख लिया। अब अपन देखेंगे कि आवेश जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। आवेश अब कितने प्रकार का होता है? तो यहां पे अपन देख रहे हैं कि आवेश है वो दो प्रकार के होते हैं। तो आवेश के जो प्रकार है, प्रकार, तो आवेश के प्रकार के बारे में किसने बताया? एक अमेरिकी साइंटिस्ट था जिसका नाम क्या था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन।
बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किसके बारे में बताया भाई? आवेश के प्रकार के बारे में बताया। और इसने कितने प्रकार बताए आवेश के? एक होगा पॉजिटिव और एक हो गया नेगेटिव। अभी किस आधार पे इसने बताई वो चीज अपन पढ़ने वाले हैं। तो अब अपन सबसे पहले देखेंगे कि कोई भी अगर बॉडी है, कोई भी बॉडी है, अगर मान लो कि कब अपन कहेंगे कि कोई भी बॉडी है वो पॉजिटिव चार्ज है, कोई भी बॉडी है वो नेगेटिव चार्ज है, तो वो किस पे डिपेंड करती है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कोई भी पदार्थ हो, जनरली अगर कोई भी हो, सामान्य अवस्था में कोई भी पदार्थ हो, तो विद्युतीय रूप से वो क्या होता है? उदासीन होता है। विद्युतीय रूप से क्या होता है? वह उदासीन होता है। जब उसमें, उदासीन का मतलब क्या हुआ कि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो यहां पे अपन देखते हैं, इसको समझेंगे कि पॉजिटिव चार्ज कब होगा और नेगेटिव चार्ज कब होता है। अपन देखते हैं, जनरली अपने को पता है कि कोई भी, जैसे मान लो कि कोई भी पदार्थ है या कोई भी पदार्थ अपन ले रहे हैं, कोई भी परमाणु अपन ले रहे हैं, तो ये परमाणु हो गया, ये परमाणु, ये परमाणु, ठीक है। यह है सामान्य अवस्था ले रहे हैं। परमाणु की कौन सी अवस्था ले रहे हैं? सामान्य अवस्था। इसमें ये हो गया प्रोटॉन, ये हो गया इसका नाभिक है, जिसमें नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और ये इसके ऑर्बिट हैं, ये इसके क्या हैं? इलेक्ट्रॉन। इसके क्या हैं? इलेक्ट्रॉन। इसके क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन। तो सामान्य अवस्था में अगर अपन देखें तो सामान्य अवस्था में ये मान लिया कि सामान्य अवस्था में विद्युत उदासीन होते हैं, तो ये उदासीन पदार्थ है। ये क्या है? उदासीन। उदासीन का मतलब क्या हुआ? उदासीन का मतलब ये हुआ कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो किसके बराबर होगी? नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होती है। नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? बराबर। तो इसका मतलब इसमें नेट चार्ज जो होगा, क्यू नेट, अगर अपन देखें इसमें नेट चार्ज वो कितना हो जाएगा? जीरो होता है। नेट चार्ज क्या होता है? जीरो होता है। तो क्या अपन इसको ये बोल सकते हैं कि जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या क्या हो जाए? बराबर हो जाए, तो वो क्या करते हैं, यानी कि ये एक दूसरे के चार्ज को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। क्योंकि अपने को पता है चार्ज ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻, लेकिन किसका? माइनस का। प्रोटॉन का कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 को, ठीक है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, सॉरी, अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? बराबर होती है, तो ये एक दूसरे को क्या कर देते हैं? कैंसिल। तो नेट चार्ज इसके ऊपर कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। अब अगर मान लो कि अपने को कब कहेंगे कि कोई भी बॉडी है या कोई भी ऑब्जेक्ट अपन लेते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे मान लो ये न्यूट्रल बॉडी है, ये क्या है? न्यूट्रल बॉडी है। न्यूट्रल बॉडी से ही क्या बनेगा? या तो पॉजिटिव चार्ज बॉडी बनेगी या क्या बनेगी? नेगेटिव चार्ज बॉडी बनेगी। कि जैसे मान लो ये यहां पे अपन देख रहे हैं कि एक में इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं अपन? इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? गिवन कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन गिवन, यानी कि एक बॉडी को इलेक्ट्रॉन बाहर से अपन दे रहे हैं और एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? अपन निकाल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? निकाल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं? रिमूव कर रहे हैं या निकाल रहे हैं। तो जिसको इलेक्ट्रॉन देंगे, जिसको क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन देंगे, तो जिसको इलेक्ट्रॉन देंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या होगी? वृद्धि होगी। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या हो जाएगी? वृद्धि होगी। और जिससे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, जिससे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? निकालेंगे, जिससे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे उसमें क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉनों की संख्या में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। अब देखो क्वेश्चन क्या है कि कौन सी, मान लो कि ये अपनी न्यूट्रल बॉडी, ये अपनी क्या है? न्यूट्रल बॉडी। अब इसको मेरे को करना है पॉजिटिव चार्ज करना है। इसको क्या करना है? मेरे को पॉजिटिव चार्ज करना है या नेगेटिव चार्ज करना है। तो इसको मेरे को पॉजिटिव चार्ज करना है या धनावेशित करना है, तो अपन इसको क्या करेंगे? क्या इसको प्रोटॉन या पॉजिटिव चार्ज बाहर से दे दें, या फिर भाई प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज बाहर से दे दें और नेगेटिव को रख लें?
तो इसमें क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज डोमिनेट कर जाएगा और नेगेटिव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन को अपन क्या कर दें, बाहर निकाल दें। तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देंगे तो इलेक्ट्रॉन में क्या, इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है उसमें क्या हो जाएगी, कमी, और पॉजिटिव चार्ज जो प्रोटॉन है उनकी संख्या में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो कौन सा काम करेंगे, क्या अपन यहां से प्रोटॉन को निकाल सकते हैं या प्रोटॉन बाहर से दे सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं निकाल सकते हैं? क्योंकि प्रोटॉन का जो मास है, यानी कि मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो क्या होता है भाई, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, कई गुना ज्यादा होता है। तो इसलिए अपन प्रोटॉन को एटम से निकाल नहीं सकते। दूसरा रीजन क्या होता है, प्रोटॉन जो होता है वो कहां पे होता है, न्यूक्लियस या नाभिक में होता है, और नाभिक में होने की वजह से प्रोटॉन को निकालने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इसलिए किसी भी बॉडी से क्या ट्रांसफर होते हैं, यानी कि चार्ज को कम या ज्यादा करने के लिए कौन ट्रांसफर होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। कौन ट्रांसफर होंगे, इलेक्ट्रॉन। यानी कि कोई भी बॉडी पॉजिटिव चार्ज होगी या नेगेटिव चार्ज होगी वो कौन डिसाइड करता है, वो इलेक्ट्रॉन डिसाइड करता है, प्रोटॉन डिसाइड नहीं करते हैं। प्रोटॉन जितने हैं उतने ही रहते हैं, प्रोटॉनों का अपन आदान प्रदान या स्थानांतरण नहीं कर सकते हैं। तो किसका स्थानांतरण करेंगे, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करते हैं, कि इसके बाहरी ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उन इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण के हिसाब से अपन उस बॉडी को क्या कर सकते हैं, धनावेशित कर सकते हैं, और उसको क्या कर सकते हैं, ऋणावेशित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ऋणावेशित। अब देखो पहले केस में अपन देख रहे हैं कि पहला केस अपन ले रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन बाहर से इलेक्ट्रॉन क्या कर दें, दे दें। कि कोई बॉडी है वो न्यूट्रल है, कोई बॉडी है वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब क्या हुआ कि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, इक्वल हो गए, तो वो न्यूट्रल है, ठीक है, या उदासीन है। अब क्या होगा, अपने को उस बॉडी को चार्ज करना, उस बॉडी को क्या करना है, चार्ज। तो उदासीन को अगर अपन खत्म कर दें, उदासीनता को अगर खत्म कर दे तो वो बॉडी क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। अब वो बॉडी चार्ज किस प्रकार से होगी, पॉजिटिवली चार्ज होगी या नेगेटिवली चार्ज होगी, वो किस पे डिपेंड करेगा, वो इलेक्ट्रॉन पे निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है, इलेक्ट्रॉन पे निर्भर करता है। कि अपन उस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाल के लेके जाएं, क्या लेके जाएं, निकाल के लेके जाएं, या फिर क्या कर दें, उस बॉडी को अपन बाहर से इलेक्ट्रॉन दे दें। तो दो तरीके हैं, या तो उस बॉडी में जितने इलेक्ट्रॉन हैं या इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या को क्या कर दें, कम कर दें, यानी कि बाहर निकाल दें। तो बाहर निकाल देंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या हो गई, वहां पे कमी हो गई, और वहां पे प्रोटॉनों की संख्या में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। दूसरा तरीका है कि इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, बाहर से दे रहे हैं, तो बाहर से दे रहे हैं तो प्रोटॉन तो उतने ही रहेंगे, प्रोटॉन की संख्या उतनी है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो अब अपन देखें कि इलेक्ट्रॉन अपन बाहर से दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, बाहर से दे रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन बाहर से देंगे तो इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन आ रहा है इसमें। तो इलेक्ट्रॉन जैसे मान लो कि ये प्रोटॉन ये न्यूट्रॉन हो गया और इसमें इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो अब मेरे को ये बताओ कि इलेक्ट्रॉन आएगा, इलेक्ट्रॉन आएगा तो इलेक्ट्रॉन के पास कैसा चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के पास कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन आया तो अपने साथ कैसा चार्ज लेके आया, नेगेटिव चार्ज लेके आया। कैसा चार्ज लेके आया, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। प्रोटॉनों की संख्या में क्या हो गई, कमी हो गई। अब नेगेटिव चार्ज है वो क्या कर रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन आया इतना चार्ज लेके आया, दूसरा आया इतना लेके आया, तीसरा आया इतना लेके आया। इस प्रकार से जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर से आ रहे हैं वैसे वैसे अपने साथ कैसा चार्ज लेके आ रहे हैं, नेगेटिव चार्ज। तो डोमिनेट कौन कर जाएगा, नेगेटिव चार्ज क्या कर जाएगा, डोमिनेट कर जाएगा। और जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या कर जाएगा भाई, वो डोमिनेट नहीं करेगा। तो इसका मतलब जो डोमिनेट करेगा वह बॉडी वैसी ही चार्ज हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या में अगर वृद्धि होती है, यानी कि इसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, इसमें क्या हो गया, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई, अधिकता। तो इलेक्ट्रॉनों की जब अधिकता होती है तो उस कंडीशन में ऑल ओवर इस बॉडी पे कैसा चार्ज आएगा, ये हो जाएगी ऋणावेशित। कैसी हो जाएगी, ऋणावेशित, यानी इसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। उसी प्रकार से दूसरे केस में देखते हैं कि अपन ने क्या किया, जो न्यूट्रल बॉडी थी, जो न्यूट्रल बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो न्यूट्रल बॉडी से अपन ने इलेक्ट्रॉन निकाल दी, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए। तो जब न्यूट्रल बॉडी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए तो इलेक्ट्रॉन जाएगा तो अपने साथ कैसा चार्ज लेके जाएगा, नेगेटिव चार्ज लेके जाएगा। जब नेगेटिव चार्ज बाहर निकल गया तो अंदर कैसा बचा, पॉजिटिव चार्ज बचा। यानी कि इलेक्ट्रॉन गया तो अपने साथ जाएगा तो कुछ न कुछ लेके जाएगा। तो क्या लेके गया, नेगेटिव चार्ज लेके गया। नेगेटिव चार्ज लेके अगर वो चला गया तो पीछे क्या छोड़ के गया,
पॉजिटिव चार्ज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन को अपन रिमूव करते हैं, क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, तो उसमें प्रोटॉन जो होते हैं वो किस में हो जाएंगे, प्रोटॉनों की संख्या तो फिक्स है, यानी कि इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे निकाल रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन किस में चले जाएंगी, डेफिशिएंसी में, यानी कि डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किसको शो करेगी, पॉजिटिवली चार्ज को या पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को शो करती है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, ये जैसे इलेक्ट्रॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई, कमी हो गई। जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, तो वह जो वस्तु होती है वो कैसी हो जाती है, धनावेशित हो जाती है। या पॉजिटिव चार्ज हो जाती है। तो यहाँ पे अपने एक चीज क्लियर हुई कि कोई भी वस्तु धनावेशित होगी या कोई भी वस्तु ऋणावेशित होगी, वो किस पे डिपेंड करती है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है। कि किसी भी वस्तु से अपन ने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, यानी कि बाहर निकाल दिया, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की कमी कर दी, तो वह वस्तु किस प्रकार से हो जाएगी, धनावेशित, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। अगर कोई भी वस्तु है उसको अपन ने बाहर से क्या कर दे दिए, इलेक्ट्रॉन दे दिए, यानी कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया, तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया तो वह कैसी हो जाएगी, ऋणावेशित। उसके बाद में देखो एक चीज अपने को और पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके पास क्या होता है, मास होता है। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, मास होता है। कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है। तो यहां पे अपने को यह पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या धीरे धीरे यहां पे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो जो नेगेटिवली चार्ज बॉडी होती है उसका मास जो होता है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, अब पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन चले गई। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर धीरे 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 कम हो रही है, तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का एक मास है, हाँ ये बहुत ही कम है लेकिन मास तो है। तो ये मास धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। मास धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो यहां पे अपन इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे मान लो कि इसका जो मास है वो क्या मान लें अपन, m0 मान लें, और इसका जो मास है वो अपन m1 मान लें, और इसका जो मास है वो अपन क्या मान लें, m2 मान लें। तो अपन क्या बोलेंगे, नेगेटिवली चार्ज बॉडी है। नेगेटिवली चार्ज बॉडी का मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या की क्या है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो इसका मास क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब अपन क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ m1 इज ग्रेटर देन m0, यानी कि उदासीन जो वस्तु है उससे इसका मास क्या होगा, ज्यादा होगा। और इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, यानी कि उदासीन वस्तु है इसका जो मास है वो ज्यादा रहेगा, m0 इज ग्रेटर देन m2। तो यहां तक अपने को एक चीज समझ में आ गई कि आवेश की परिभाषा समझ में आ गई। फिर अपन ने देख लिया कि विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और अपनी विद्युत चुंबकीय तरंगें थी वो किसके कारण पैदा होती थी, वह किसके कारण उत्पन्न होती थी, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था, यानी कि इलेक्ट्रॉन या आवेश रिस्पॉन्सिबल था। और इसके लिए उसकी अवस्था थी कि अवस्था किस अवस्था में है तो कौन सा क्षेत्र होगा, और इस अवस्था में तो ये क्षेत्र उत्पन्न होगा। अगर विराम अवस्था में है तो विद्युत क्षेत्र, गतिशील अवस्था में है तो कौन सा क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। और अगर त्वरित अवस्था में, कौन सी अवस्था में, त्वरित अवस्था में, तो विद्युत क्षेत्र भी होगा, चुंबकीय क्षेत्र भी होगा और विद्युत चुंबकीय तरंग भी होगी। उसके बाद में अपन ने देखा कि चार्ज था, उसके बारे में किसने बताया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सबसे पहले बताया कि जो चार्ज होते हैं वो दो प्रकार से, यानी कि कोई भी बॉडी है, कोई भी न्यूट्रल बॉडी है, यानी कि जनरली सामान्य अवस्था में कोई भी पदार्थ होता है, यानी कि सामान्य अवस्था में कोई भी पदार्थ होता है वो हमेशा न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लेकिन अगर मान लो कि इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाए, ट्रांसफर हो जाए, इलेक्ट्रॉन या तो उस बॉडी से निकल सकते हैं या उस बॉडी से क्या हो सकते हैं, बाहर से आ सकते हैं। तो उसके हिसाब से अपन उस बॉडी को दो प्रकार से बांट सकते हैं, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। तो फिर अपन ने यहाँ पे इस डायग्राम के द्वारा अपन ने देख लिया कि ये जनरली अपन देखें तो ये उदासीन पदार्थ या उदासीन परमाणु है, या फिर क्या मान लें, उदासीन कोई भी बॉडी मान लें कि ये न्यूट्रल बॉडी है। न्यूट्रल बॉडी में क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्यू नेट चार्ज क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखो इसका एग्जाम्पल मैं देख लेता हूँ कि इसके ऊपर अपन देखें कि नेगेटिवली चार्ज का मतलब क्या हुआ, कि जैसे मान लो कि इसके पास 4 प्रोटॉन, इसके पास कितने प्रोटॉन हैं, 4 प्रोटॉन मान लो, और इसके पास इलेक्ट्रॉन जो हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या मान लो आप हैं 10। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 10 है। यहां पे आपसे अगर पूछा जाए कि इस बॉडी के ऊपर चार्ज कितना है, तो आप कितना कैसे निकालेंगे, तो इस बॉडी पे चार्ज कितना होगा, चार्ज कितना हो जाएगा, देखो 4 प्रोटॉन है, 10 क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन के जो चार्ज हैं उसको क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो क्या बचेगा, -6 बचेगा। इसी प्रकार से अपन सेम एग्जांपल लें कि इसमें जो प्रोटॉन हैं वो कितने हैं,
4। प्रोटॉन कितने? 4 हैं। और इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं? 2 हैं। तो इसके ऊपर अगर देखा जाए तो कितना चार्ज होगा? देखो 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन को क्या कर देंगे? 2 प्रोटॉन के चार्ज को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। लेकिन डोमिनेट कौन कर रहा है? ज्यादा कौन है यहाँ पे? प्रोटॉन ज्यादा है। तो प्लस का क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो यहां पे इसके पास चार्ज क्या हो गया? प्लस का 2 हो गया। अगर आपसे ये पूछ ले कि कोई भी जो उदासीन बॉडी है, ये न्यूट्रल बॉडी जो है, उदासीन पदार्थ है, क्या इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं? क्या चार्ज पार्टिकल नहीं होंगे? तो चार्ज पार्टिकल इसमें होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ उनकी जो इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होने के कारण उसका क्यू नेट जो होगा वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद में अपन इसकी 2-3 छोटी छोटी पॉइंट आवेश के बहुत ही जो बेसिक हैं वो चीज़ और देख लेते हैं। कि इसके बाद अपन देखते हैं कि सबसे पहले आवेश जो है या चार्ज अपन जो पढ़ रहे हैं उसको किस सिंबल से अपन डिनोट करते हैं फिजिक्स में। उसके बाद में इसकी यूनिट क्या होती है वो चीज़ अपन देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद में सबसे छोटी यूनिट देखेंगे, सबसे बड़ी यूनिट देखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में अपन इतना ही देखेंगे कि इसकी सबसे छोटी यूनिट, सबसे बड़ी यूनिट, एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट, ये सारी चीज़ें अपन देखने वाले हैं। फिर कल की क्लास में अपन पढ़ेंगे आवेश के गुणधर्म पढ़ेंगे और आवेशन की विधियां कि कोई भी बॉडी है उसको कितने प्रकार से चार्ज किया जा सकता है। तो कल की क्लास में अपन ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज अपन देख रहे हैं सबसे पहले इसका प्रतीक। आवेश है उसका प्रतीक चिन्ह क्या होगा या इसका सिंबल, किस सिंबल से अपन डिनोट करते हैं इसको, आवेश को या चार्ज को। चार्ज को किस सिंबल से डिनोट करते हैं? इसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है? या तो कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं या किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं। उसके बाद में इसकी एसआई यूनिट देखें। क्या देखें? चार्ज की एसआई यूनिट देखें इसकी एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? चार्ज की जो आवेश है उसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? एम्पियर इंटू सेकेंड। एम्पियर इंटू सेकेंड या फिर कूलम, जिसको किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। तो ऐसा यूनिट क्या हो गई? एम्पियर इंटू सेकेंड या फिर कूलम हो गई। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट यूनिट और होती है सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट, तो चार्ज की सीजीएस यूनिट क्या होती है? स्टेट कूलम होती है। क्या होती है? स्टेट कूलम, या फिर इसको क्या बोलते हैं? फ्रैंकलिन बोलते हैं। फ्रैंकलिन क्या बोलते हैं? फ्रैंकलिन। और इसी का नाम है, इसको डिनोट करते हैं ईएसयू से। ईएसयू का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या बोलते हैं इसको? ईएसयू। सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगी? ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या फिर इसको क्या बोलते हैं? फ्रैंकलिन बोलते हैं। उसके बाद में इसकी सबसे छोटी यूनिट देख लें कि सबसे छोटी यूनिट कौन सी है। सबसे छोटा मात्रक देख लें इसका, सबसे छोटा मात्रक या सबसे छोटी यूनिट देख लें। तो सबसे छोटी यूनिट कौन सी हो जाएगी? स्टेट कूलम। उसके बाद में अपने दिमाग में रहे तो सबसे छोटी अगर स्टेट कूलम है तो सबसे बड़ी क्या होगी? सबसे बड़ा मात्रक। सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? फैराडे। क्या होता है? फैराडे। अब अगर ये सबसे छोटी यूनिट है तो इसका जो वैल्यू हो किसके बराबर होगी? तो इसकी वैल्यू होती है, एक कूलम की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 3 × 10⁹ स्टेट कूलम के बराबर या ईएसयू के बराबर। ठीक है, उसके बाद में फैराडे जो यूनिट है, तो एक कूलम जो होता है, या सॉरी एक फैराडे जो होता है, एक फैराडे वो किसके बराबर होगा? 96,500 कूलम के बराबर। एक इसकी यूनिट और होती है विद्युत चुंबकीय यूनिट। इसका विद्युत चुंबकीय मात्रक, विद्युत चुंबकीय मात्रक जिसको कहते हैं एब कूलम।
क्या कहते हैं, एब कूलम कहते हैं। और ये जो होता है उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 कूलम बराबर 1/10 एब कूलम। उसके बाद में अगर देखें तो चार्ज की विमीय सूत्र देखें, इसका विमीय सूत्र, चार्ज का क्या देखेंगे, विमीय सूत्र कि चार्ज है उसका विमीय सूत्र है वो कितना होता है, विमीय सूत्र कितना होता है। तो चार्ज का विमीय सूत्र कितना हो जाएगा, m0, देखो क्या है मात्रक, देख लो इसका मात्रक एम्पियर इंटू सेकेंड, तो m0 हो जाएगा, L0 हो जाएगा, A1 हो जाएगा एम्पियर, उसके बाद में सेकेंड, तो क्या हो जाएगा T1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा विमीय सूत्र T1। फिर उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका बहुत ही बेसिक पॉइंट है वो क्या है कि अगर कोई पूछ ले कि आवेश है वो कैसी राशि है, सदिश राशि है या अदिश राशि है। जो 11th क्लास में अपन फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ते हैं उसमें राशियां बहुत सारी भौतिक राशियां पढ़ते हैं, फिर सदिश राशि, अदिश राशि, ये बहुत सारी पढ़ते हैं। तो 11th क्लास में अपन ने पढ़ ली थी कि अदिश सदिश राशि क्या होती है, जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो तो वो सदिश राशि होती हैं, जिनके पास डायरेक्शन नहीं हो तो वो अदिश राशि होती हैं। तो उसी प्रकार से अपन पूछ ले कि आवेश या चार्ज जो होती है वो कैसी राशि है, अदिश राशि है सदिश राशि है। तो देखो चार्ज का मैग्नीट्यूड तो है, चार्ज का मैग्नीट्यूड है, लेकिन क्या चार्ज के पास कोई डायरेक्शन है, नहीं। क्या चार्ज के पास कोई दिशा डायरेक्शन है, नहीं है। तो इसका मतलब आवेश जो है कैसी राशि है, अदिश राशि है। तो आवेश अदिश राशि होती है, आवेश कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। ठीक है, तो आज अपन इतना ही करेंगे।